मुझे आशा है कि आप स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे हों। साथियों, हमने राजस्थान भूगोल की सीरीज़ में पिछली क्लास में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को पढ़ा था और उसमें उसका परिचय पढ़ा था। उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ की धरातलीय भूगर्भिक संरचना कैसी है, यहाँ पर कौन-कौन से जिलों में इसका विस्तार है और आज उसी कड़ी में इसका उपविभाजन को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस-किस भूभागों को सम्मिलित किया गया है। देखिए, यहाँ पर 2 भूभागों को सम्मिलित किया है। फर्स्ट है भूगर्भिक संरचना और दूसरा है धरातलीय प्रदेश। भूगर्भिक संरचना का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि जो ऊपर का भाग नहीं है, मतलब धरातल के नीचे के जो भूभाग है, इसको भूगर्भिक संरचना कहते हैं। तो इसमें 2 पार्ट को शामिल किया है। पहला है विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, और दूसरा है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसको बोलते हैं जीबीएफ। अंग्रेजी में इसका नाम आता है जीबीएफ, और जीबीएफ का भी फुल फॉर्म यही है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या जीबीएफ। और ये जीबीएफ बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कहाँ पर अवस्थित है, कौन से जिलों में है आदि, और विंध्यन कगार भूमि का विस्तार कहाँ पर है, ये भी पूछा जाता है। दूसरा है धरातलीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से इसके विभाजन में दूसरा है धरातलीय प्रदेश, और इसमें उन्हीं भागों को सम्मिलित किया जो धरातल के ऊपर के भाग है, जिसको हम देख सकते हैं। यह है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, अंदर की भूगर्भिक संरचना। अब इसमें हमने सम्मिलित किया है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, उसका दूसरा नाम बूंदी की पहाड़ियां भी है, और बूंदी की इन्हीं पहाड़ियों को आड़वाल की पहाड़ियां भी कहा जा सकता है। तो आपको एग्जाम में आड़वाल का पहाड़ियां भी दे सकता है, बूंदी की पहाड़ियां भी दे सकता है, और अर्धचंद्राकार पहाड़ियां भी दे सकता है। दूसरा है मुकुंदरा की पहाड़ियां, ठीक है, मुकुंदरा हिल, मुकुंदरा नेशनल पार्क। उसके बाद है रामगढ़ की पहाड़ियां, फिर है शाहबाद उच्च भूमि का क्षेत्र, उसके बाद आता है डाबी का पठार, फिर आता है डग गंगाधर क्षेत्र, और फिर आता है हाड़ौती का पठार। तो इस दक्षिणी पूर्वी पठार के विभाजन में हमने 2 भागों को सम्मिलित किया है, भूगर्भिक संरचना और धरातलीय प्रदेश। धरातलीय प्रदेश में ये सब बातें हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट भूगर्भिक संरचना की। भूगर्भिक संरचना में विंध्यन कगार भूमि की बात करेंगे। विंध्यन कगार भूमि, इसका विस्तार, पहला प्रश्न है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है, और ये प्रश्न बार बार आता है, विंध्यन कगार भूमि का विस्तार कहाँ पर है, किन क्षेत्रों में है। तो आइए देखते हैं। सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर के तक चंबल नदी के तटीय भाग के साथ, मतलब यह देख लो आप, यहाँ से चंबल नदी है और यहाँ से ये चित्तौड़ से बूंदी कोटा होते हुए सवाईमाधोपुर करौली, ये सवाईमाधोपुर करौली और धौलपुर से होते हुए बाहर मुरादगंज यूपी तक जाती है, वहाँ पर यमुना में मिल जाती है। तो सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, यहाँ का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है विंध्यन कगार भूमि। तो क्या कहा जाता है? विंध्यन कगार भूमि। अब इस भूगर्भ में, इस विंध्यन कगार भूमि में यहाँ से यहाँ तक हम बात कर रहे हैं भूगर्भ की, और भूगर्भ में लाल बलुआ पत्थर की पट्टी पाई जाती है। कैसी? लाल बलुआ पत्थर की पट्टी पाई जाती है। अब इस लाल बलुआ पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? धौलपुर में और भरतपुर में होता है। अब इसी लाल बलुआ पत्थर के उत्पादन के कारण धौलपुर को रेड डायमंड सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड डायमंड सिटी। लाल बलुआ पत्थर के उत्पादन के कारण ही रेड डायमंड, मतलब लाल हीरा वाली सिटी या लाल हीरा की सिटी, इसको धौलपुर को कहा जाता है। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि रेड डायमंड सिटी किस जिले को कहा जाता है या किसे कहा जाता है? वो है धौलपुर। अब बात करते हैं हम इसी लाल बलुआ पत्थर से लाल किला जो दिल्ली में है, इसका निर्माण भी किया गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि यही लाल बलुआ पत्थर जिसको ले जाकर के धौलपुर से लाल किला जो दिल्ली में, इसका निर्माण किया गया है। तो आपको प्रश्न ये भी दे सकता है कि लाल बलुआ पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, विंध्यन कगार भूमि, इसके बाद दे देगा ग्रेट बाउंड्री फॉल, और कोई भी भाग दे देगा, लेकिन हमें याद रखना है विंध्यन कगार भूमि या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में लाल बलुआ पत्थर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ओके।